न चौराहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। नमस्कार दोस्तों, गोचेक टीम आपका इस शैक्षिक वीडियो में स्वागत करता है। अगर आप चेक गणराज्य में नौकरी करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे अधिकार तय करता है लेबर लॉ। ज़ाकोनिक प्रांत से 262/2006 के संशोधित कानूनों का संग्रह। सही और सुरक्षित तरीके से शुरुआत करने के लिए हमारे पास एक उचित और कानूनी रूप से सही एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना अनिवार्य है। यह न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि हमें एक स्थिर करियर बनाने में भी मदद करता है। आज के समय में चेक गणराज्य में अक्सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट केवल चेक भाषा में ही मिलता है। कभी कभी ये डुअल लैंग्वेज यानी चेक और अंग्रेजी दोनों में भी होता है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ड प प और ड प च की। ये दोनों किस तरह के काम के लिए होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी वर्क एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी होना जरूरी है। देखेंगे कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट में किन जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ओवरटाइम काम के कितने घंटे हो सकते हैं। फिर समझेंगे कि किन कारणों से कोई कर्मचारी अपनी नौकरी तुरंत छोड़ सकता है। साथ ही जानेंगे कि अगर बड़े पैमाने पर छटनी यानी मास ले ऑफ होती है तो उसके क्या नियम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी की। कैसे ग्रॉस सैलरी में से सोशल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स की कटौती होती है। आखिर में ये भी जानेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम काम करने पर कितना अतिरिक्त पैसा मिलता है और वीकेंड के दिनों और नेशनल हॉलिडे यानी सार्वजनिक छुट्टियों पर काम करने का क्या अतिरिक्त फायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। खुद को चेक गणराज्य में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार बनाते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। चेक गणराज्य में काम शुरू करने से पहले आपको अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट यानी रोजगार अनुबंध को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। हमें समझौते पर हस्ताक्षर करते समय सभी जरूरी बातें जांचनी चाहिए। दोस्तों, चेक गणराज्य का श्रम कानून नंबर 262/2006 बताता है कि नौकरी दो तरह से की जा सकती है। पहला तरीका है सीधी नौकरी करना, यानी कंपनी के साथ काम का फुल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा तरीका है समझौते से काम करना। ये थोड़ा हल्का और आसान तरीका है। समझौते से काम करने में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ड प प यानी जब आप कोई छोटा काम पूरा करने का समझौता करते हैं। दूसरा ड प च यानी जब आप थोड़े समय के लिए नियमित काम करते हैं। ये समझौते ज्यादातर पार्ट टाइम काम या ब्रिगाडा के लिए होते हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में स्टूडेंट्स करते हैं, या मम्मियाँ जो बच्चे को संभाल रही हैं, पेंशन पाने वाले दादाजी दादी जी, या बेरोजगारी ऑफिस में रजिस्टर्ड लोग भी करते हैं। अब सही समय है समझने का कि ड प प और ड प च में क्या चीजें एक जैसी हैं और कहां-कहां दोनों में फर्क है। आइए आसान भाषा में सब कुछ जानें। ड प प दोहोडा ओ प्रोवेदेनी प्रात से वर्क परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या है। ड प प एक बहुत लचीला और अस्थायी समझौता है। ये छोटे कार्यों या सीमित प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाता है। ये बिल्कुल छोटी अवधि या सीमित घंटों के लिए होता है। मुख्य बातें। ड प प के तहत एक साल में आप किसी एक नियोक्ता के साथ अधिकतम 300 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। ये छोटे प्रोजेक्ट, अस्थायी काम, सीजनल काम, इवेंट सपोर्ट और शॉर्ट टर्म जॉब्स के लिए उपयुक्त है। अगर आपकी मासिक कमाई 10,000 चेक कोरोना से कम है तो आपके लिए स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक बीमा अनिवार्य नहीं होता। ड प प पर काम करने वालों को सामान्य तौर पर पेड लीव यानी सवैतनिक छुट्टी का अधिकार नहीं होता। ड प प के जरिए कम टैक्स और कम प्रशासनिक झंझट होता है। कब उपयोग करें? जब आप कोई सीमित समय का छोटा काम करना चाहते हैं या जब आप सीजनल या फ्रीलांस प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहते हैं। ड प च दोहोडा ओ प्रात्सोवनी चिन्नोस्ती वर्क एक्टिविटी एग्रीमेंट क्या है। ड प च एक ऐसा कानूनी समझौता है जिसके तहत आप किसी कंपनी के साथ थोड़ा नियमित काम करते हैं, लेकिन सीमित समय के लिए काम करते हैं। ये फुल टाइम नौकरी नहीं होती बल्कि आंशिक पार्ट टाइम काम के लिए होती है। मुख्य बातें। ड प च के तहत आपका साप्ताहिक कार्य समय कंपनी के नियमित कार्य समय 40 घंटे के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी औसतन 20 घंटे सप्ताह से कम। कार्य का कुल मूल्यांकन उस अवधि के अनुसार होता है जिसके लिए समझौता किया गया है, लेकिन ये अधिकतम 52 सप्ताह एक साल के भीतर रहना चाहिए। अगर आपकी आय एक निश्चित सीमा से ऊपर जाती है, 2025 में लगभग 4,500 चेक कोरोना महीना से ऊपर, तो एम्प्लॉयर को आपके लिए स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक बीमा का भुगतान करना पड़ता है। ड प च पर काम करने वालों को छुट्टी, पेड लीव का भी कुछ हद तक अधिकार होता है। कब उपयोग करें? जब आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, जब आप मुख्य नौकरी के साथ कोई अतिरिक्त छोटा काम करना चाहते हैं। सरल तुलना। ड प च vs ड प प। नीचे दी गई तालिका। बिंदु ड प च
ड कार्य घंटे साप्ताहिक 20 घंटे तक औसत, पूरे साल में अधिकतम 300 घंटे अनुबंध अवधि, 1 साल तक बीमा अनिवार्यता यदि कमाई सीमा पार करती है। यदि कमाई 10,000 चेक, कोरोना से अधिक छुट्टी अधिकार कुछ हद तक मिलता है, आमतौर पर नहीं मिलता उपयोग, पार्ट टाइम रेगुलर काम, अस्थायी या छोटा प्रोजेक्ट काम। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई नई और ज़रूरी जानकारी मिली हो तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल से होने वाले रोजगार के लिए नहीं है। हम यहाँ चेक गणराज्य में अपने 35 सालों के अनुभवों को आपके साथ बांट रहे हैं। हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे और भी उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। कार्य अनुबंध एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट प्रात्सोवनी स्मलोवा में क्या क्या होना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपके रोजगार अनुबंध में निम्नलिखित जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत में दोनों हस्ताक्षर करने वाले पार्टियों का विवरण, आपके नियोक्ता एम्प्लॉयर यानी कंपनी का सही नाम और उसके मुख्यालय का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले का नाम और कार्य क्षमता, आपका पूरा नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता। कार्य अनुबंध में ये भी लिखा होना चाहिए कि आपकी नियुक्ति किस तारीख से प्रभावी होगी। ज्वाइनिंग डेट नास्तुप 2 प्रात से, आपके काम करने का स्थान मिस्तो विकोणु प्रात से साफ साफ बताया जाना चाहिए, जैसे प्राग, ब्रेनो या कोई अन्य शहर। आपकी नौकरी की भूमिका और मुख्य जिम्मेदारियां प्रात्सोवनी पोजीत से, डेजिग्नेशन विस्तार से बताई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके कार्य के घंटे फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्टों में काम करने का विवरण भी लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपके मासिक वेतन, मजदा, सैलरी और किसी भी अतिरिक्त लाभ जैसे बोनस का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि 1 जनवरी 2025 से चेक गणराज्य में न्यूनतम मासिक वेतन 20,800 चेक कोरोना है। यदि आप गवर्नमेंट क्वालिफाइड एम्प्लॉय प्रोग्राम के तहत आते हैं तो न्यूनतम वेतन 25,376 चेक कोरोना प्रति माह निर्धारित है। छुट्टियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। चेक कानून के अनुसार हर कर्मचारी को प्रति वर्ष कम से कम 4 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी पेड लीव 2 लेना का अधिकार है। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो कार्य अनुबंध में परीक्षण अवधि जोकुशेवनी डोबा भी जोड़ सकता है, जो सामान्यतः अधिकतम 3 महीने तक होती है, जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए ये अवधि 6 महीने तक हो सकती है। मूल रूप से प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने का नियम है। श्रम संहिता में कार्य घंटे का निर्धारण प्रति सप्ताह घंटों के अनुपात के रूप में किया जाता है। अधिकतम शिफ्ट की अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। कानून द्वारा अधिकतम 12 घंटे कार्य करने की अनुमति है। शिफ्ट की अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चेक गणराज्य के श्रम संहिता की धारा 83A के प्रावधानों के अंतर्गत कोई अपवाद न हो। कितने घंटे आपको ओवरटाइम काम करने की अनुमति है इस कानून के तहत? दोस्तों, ध्यान रहे, ओवरटाइम की सीमा अधिकतम 8 घंटे प्रति सप्ताह और प्रति वर्ष कुल 150 घंटे है। इससे अधिक ओवरटाइम का आदेश नहीं दिया जा सकता और नहीं किया जा सकता है। अगर प्रति सप्ताह 8 घंटे ओवरटाइम बार बार किया जाता है तो ये अवधि अधिकतम लगातार 26 सप्ताह तक चल सकती है। इस सीमा से अधिक कोई भी अतिरिक्त कार्य कर्मचारी के साथ समझौते के आधार पर ही संभव है। कर्मचारी के साथ समझौते के बावजूद एक सीमा है। अतिरिक्त कार्य की कुल सीमा लगातार 52 हफ्तों की अवधि में औसतन प्रति सप्ताह 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब रोजगार अनुबंध में समाप्ति की शर्तों को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यदि आप यह अग्रीमेंट समाप्त करना चाहते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी। आमतौर पर नोटिस पीरियड या टर्मिनेशन पीरियड विपोवेयेदनी होता 2 महीने का होता है। नोटिस लिखित में दिया जाना चाहिए। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे गंभीर अनुशासनहीनता, नियोक्ता तुरंत भी रोजगार समाप्त कर सकता है। तो अब तक हमने जाना कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की स्थापना एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है, जिसमें काम का प्रकार, कार्यस्थान और कार्य शुरू करने की तिथि स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें आमतौर पर काम के शुरुआत की तारीख, काम का स्थान, साप्ताहिक कार्य घंटे, छुट्टियां, वेतन भुगतान की विधि और अगर विदेश में पोस्टिंग हो तो उसकी शर्तें भी शामिल होती हैं। चलिए अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के कर्तव्यों को समझते हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयर का दायित्व है कि वो एम्प्लॉई को कार्य सौंपे, उसे समय पर वेतन प्रदान करे, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य माहौल सुनिश्चित करे। वहीं एम्प्लॉई का कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करे, एम्प्लॉय के निर्देशों का पालन करे और सभी कानूनी दायित्वों का पालन करे। तो अब एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में परिवर्तन कैसे होते हैं? एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में परिवर्तन। दोस्तों, यदि किसी कारणवश कार्य का प्रकार या कार्य का स्थान बदलना हो तो इसके लिए कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों की सहमति जरूरी है। चलिए अब रोजगार अनुबंध में समाप्ति की शर्तों को समझते हैं। स्वास्थ्य कारणों, व्यावसायिक जरूरतों या संगठनात्मक परिवर्तन के आधार पर
कर्मचारी को किसी अन्य कार्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। कार्य यात्रा और स्थानांतरण के संबंध में क्या क्या है इस कानून में? दोस्तों, कर्मचारी को कार्य यात्रा प्रातसोवनी सेस्ता पर केवल उसकी सहमति से भेजा जा सकता है। दूसरे शहर या स्थान पर स्थायी स्थानांतरण भी कर्मचारी की सहमति से ही संभव है। रोजगार की समाप्ति के विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, रोजगार समाप्त किया जा सकता है आपसी समझौते से, नोटिस देने से, तुरंत समाप्ति, गंभीर उल्लंघन पर, या निश्चित अवधि पूरी होने के बाद। सामान्य तौर पर चेक श्रम कानून में एक कर्मचारी केवल बहुत विशिष्ट और कानूनी रूप से निर्धारित परिस्थितियों में ही तत्काल इस्तीफा दे सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि नियोक्ता उसे नियत तारीख के 15 दिनों के भीतर वेतन या वेतन का मुआवजा नहीं देता है, यदि कर्मचारी अपने स्वास्थ्य के गंभीर खतरे की वजह से काम करना जारी नहीं रख सकता है और नियोक्ता उसे उचित समय के भीतर कोई अन्य उपयुक्त रोजगार प्रदान नहीं करता है, यदि कर्मचारी को जानबूझकर किए गए आपराधिक अपराध के लिए 6 महीने से अधिक की बिना शर्त कारावास की सजा सुनाई गई है, यदि नियोक्ता कर्मचारी से संबंधित कानूनी नियमों से उत्पन्न अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन करता है, और अंत में समझौते पर दोनों पक्षों, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को हस्ताक्षर करना चाहिए और हस्ताक्षर की तारीख और स्थान का उल्लेख करना चाहिए। बड़े पैमाने पर छंटनी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कंपनी का बंद हो जाए या कार्य समाप्त हो जाए, तो बड़े पैमाने पर छंटनी मास लेऑफ्स के तहत कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। छंटनी और कॉम्पनसेशन भुगतान। दोस्तों, छंटनी की स्थिति में कर्मचारी को उसके कार्यकाल के आधार पर उचित कॉम्पनसेशन ओदस्तूपने और स्टपनी मिलता है। 1 साल से कम कार्यकाल पर 1 महीने का वेतन, 1 से 2 साल के कार्यकाल पर 2 महीने का वेतन, 2 साल से अधिक कार्यकाल पर 3 महीने का वेतन, कुछ स्वास्थ्य कारणों पर नौकरी समाप्त होने पर 12 महीने का वेतन भी मिल सकता है। अवैध समाप्ति और वरिष्ठ कर्मचारी। दोस्तों, यदि अनुबंध को गैरकानूनी ढंग से समाप्त किया गया हो, तो कर्मचारी को अपने रोजगार संबंध को जारी रखने का अधिकार है। साथ ही वेतन की क्षतिपूर्ति भी मिलती है। खास ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए बर्खास्तगी या इस्तीफा देने के विशेष प्रावधान अनुबंध में लिखे जाते हैं। दोस्तों, चलिए सैलरी से डिडक्शन यानी कटौती को समझते हैं। दोस्तों, चेक गणराज्य में काम करते समय आपके वेतन का हिस्सा कटता है। ये सोशल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। आइए सैलरी की गणना समझें। सकल वेतन ग्रॉस सैलरी कर कटौती से पहले होता है। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच तय वेतन है। इसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। सारी कटौतियां इसी पर आधारित होती हैं। कटौती के बाद नेट सैलरी मिलती है। वेतन से 2 मुख्य कटौतियां होती हैं। पहला, कर्मचारी ग्रॉस सैलरी का 7.1% देता है। इसमें 6.5% सोशल इंश्योरेंस और 0.6% सिकनेस इंश्योरेंस शामिल है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस 4.5% है। कुल मिलाकर 7.1% जोड़ 4.5% इक्वल्स 11.6% कटता है। साथ ही आयकर इनकम टैक्स की कटौती भी होती है। आपको तो पता ही होगा, एम्प्लॉयर भी योगदान देता है। सोशल इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर 24.8% देता है। हेल्थ इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर 9% देता है। एक और कटौती होती है, वो है इनकम टैक्स। ये ग्रॉस सैलरी से कटता है। चलिए कर टैक्स बेस कैलकुलेशन समझते हैं। चेक गणराज्य में 2025 में कर्मचारी आयकर की गणना होती है। ये 2 कर ब्रैकेट्स वाली प्रगतिशील प्रणाली है। 15% दर 16,76,052 चेक कोरोना तक की वार्षिक ग्रॉस इनकम पर लागू है। ये मासिक आय 1,39,671 चेक कोरोना के बराबर है। 23% दर 16,76,052 चेक कोरोना से अधिक आय पर लागू है। उदाहरण, कर्मचारी सालाना 20 लाख चेक कोरोना कमाता है। पहले 16,76,052 चेक कोरोना पर 15% कर इक्वल्स 251,407 चेक कोरोनाज एंड 80 हेलर्स। बाकी 3,23,948 चेक कोरोना पर 23% कर इक्वल 74,507 चेक कोरोनाज एंड 94 हेलर्स। कुल आयकर छूट से पहले इक्वल्स 325,915 चेक कोरोनाज एंड 74 हेलर्स। ये कर वेतन, बोनस और कुछ लाभों पर लगता है। ये गणना छूट या कटौती से पहले की है। कोई टैक्स क्रेडिट या कटौती शामिल नहीं है। बेसिक पर्सनल टैक्स छूट 30,840 चेक कोरोना सालाना मिलती है। ये मासिक 2,570 चेक कोरोना के बराबर है। बच्चों के लिए टैक्स बोनस मिलता है। पहला बच्चा 15,204 चेक कोरोना सालाना यानी सीजेड के 1267 मासिक। दूसरा बच्चा 22,320 चेक कोरोना सालाना यानी सीजेड के 1860 मासिक। तीसरा और अगला बच्चा 27,840 चेक कोरोना सालाना यानी 2,320 चेक कोरोना मासिक।
अगर आप या आपकी संतान विकलांग है तो और छूट मिलती है। अंतिम वेतन, नेट सैलरी, बीमा कटौती 11.6% और आयकर लागू होते हैं। टैक्स छूट के बाद नेट सैलरी मिलती है। हमने समझा आपके वेतन का हिस्सा कटता है। ये बीमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। ये योगदान अनिवार्य है। यह आपके और एम्प्लॉयर के बीच होता है। यह भविष्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बीमा के लिए है। बचा पैसा नेट सैलरी है। यह भविष्य की सुरक्षा क्याते हुए कन्यापनी है। उदाहरण, ग्रॉस सैलरी 30,000 चेक कोरोनाज है। सोशल और हेल्थ इंश्योरेंस 3,480 चेक कोरोना कटेगा। कर योग्य आय 30,000 चेक कोरोना। 15% आयकर 4,500 चेक कोरोना। बेसिक पर्सनल टैक्स छूट 2,570 चेक कोरोना। कुल टैक्स 4,500 - 2,570 = 1,930 चेक कोरोनास। नेट सैलरी 30,000 3,300 1,930 = 24,590 चेक कोरोनास। हर महीने 24,590 चेक कोरोना मिलेंगे। अब सार्वजनिक अवकाश पर बोनस समझते हैं। अवकाश की रात काम करने पर 10% अतिरिक्त मिलता है। ये औसत कमाई पर आधारित है। सप्ताहांत की छुट्टी पर काम करने पर 10% अतिरिक्त मिलता है। ये भी औसत कमाई पर है। छुट्टी पर ओवरटाइम करने पर 25% अतिरिक्त मिलता है। ये औसत कमाई पर आधारित है। आपको चेक गणराज्य में रात में काम, वीकेंड पर काम, छुट्टी वाले दिन काम और ओवरटाइम काम के लिए मिलने वाले भत्तों प्रीप्लेटेक के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे श्रम संहिता जाकोनिक प्राच्य के हवाले से देना पड़ रहा है। रात में काम करने का भत्ता। रात के समय काम करने पर कर्मचारी को उसके औसत वेतन का कम से कम 10% अतिरिक्त भत्ता मिलता है। रात का समय वो अवधि है जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। वीकेंड, शनिवार और रविवार में काम करने का भत्ता। शनिवार और रविवार को काम करने पर कर्मचारी को उसके औसत वेतन का कम से कम 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। सार्वजनिक छुट्टी स्वाते के दिन काम करने का भत्ता। यदि कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है तो उसे उतने ही समय का वैकल्पिक अवकाश नहराडनी वोल्नो दिया जाता है। यदि कर्मचारी और नियोक्ता आपसी सहमति से तय करते हैं तो इसके बदले कर्मचारी को उसके प्रति घंटे के औसत वेतन का 100% अतिरिक्त भत्ता मिल सकता है। ओवरटाइम + काम करने का भत्ता। ओवरटाइम काम करने पर कर्मचारी को उसके औसत वेतन का कम से कम 25% अतिरिक्त भत्ता मिलता है। यदि कर्मचारी और नियोक्ता आपस में सहमत हों तो इसके बदले में कर्मचारी को अतिरिक्त छुट्टी भी मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह सब जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। एक मजबूत, स्पष्ट और कानूनी रूप से सही कार्य अनुबंध न केवल आपकी नौकरी की सुरक्षा है बल्कि आपके भविष्य की नींव भी है। चेक गणराज्य में आपके उज्जवल करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया या जरूरी सीखने को मिला हो तो अब बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। आपका क्लिक हमें और भी बेहतर और दमदार वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, यह वीडियो किसी नौकरी या भर्ती के लिए नहीं है। यह चेक गणराज्य में हमारे 35 सालों के असली अनुभवों का निचोड़ है जो हम दिल से आपके साथ बांट रहे हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना ताकि आप यहाँ अपने सपनों को मजबूती से पूरा कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी शानदार और काम की जानकारियाँ लेकर हम फिर हाजिर होंगे। चलो दोस्तों, मिलकर एक मजबूत भविष्य बनाते हैं।